सो स्टार्ट करते हैं अपन नया चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली में एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर आपको कॉस्ट तो मिलेगा ही, साथ मिलेगा आपको रिवेन्यू। तो रिवेन्यू चैप्टर भी इसके अंदर ही है, एक एक करके डिस्कस करेंगे अपन। अच्छा, यदि आपने अभी तक प्रोडक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो, क्योंकि अगर प्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा तो फिर कॉस्ट समझना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम लॉ पढ़ेंगे प्रोडक्शन में, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो ये दोनों ही लॉ पता होने चाहिए, तब आप कॉस्ट जो है ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो दोनों लॉ मैं यहाँ पे भी रिलेट करूँगा। तो पहले प्रोडक्शन देख लो अच्छे से और उसके बाद ही कॉस्ट स्टार्ट करना। स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें मीनिंग ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे, कॉस्ट कर्व पढ़ेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ेंगे एंड फाइनली हम लोग पढ़ने वाले इसमें रिवेन्यू। तो ये सारे रहेंगे हमारे क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। भाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फर्म जितना खर्चा करती है किसी भी गुड्स या फिर सर्विस को बनाने के पीछे, उसे अपन कहते हैं कॉस्ट। इट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर और बाय फर्म टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के पीछे प्रोड्यूसर और फर्म जो पैसा खर्चा करते हैं उसे अपन कहते हैं कॉस्ट। नाउ एक चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, C इक्वल टू F और ब्रैकेट में लिखा हुआ है Q। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस? तो C तो आप समझ गए होंगे, C का मतलब कॉस्ट होता है, F का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। अब बताओ आपकी कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो आप बोलोगे सर जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, जितना ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट लगेगी। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है कितना फाइनल आउटपुट आप बनाना चाहते हो, और Q इज़ नथिंग बट दी क्वान्टिटी ऑफ फाइनल आउटपुट। जो भी आप फाइनल आउटपुट बना रहे हो उसकी क्वान्टिटी, दैट्स वाई कॉस्ट इक्वल टू F और ब्रैकेट में लिखा हुआ है Q। तो अगर आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहते हो तो ज़्यादा कॉस्ट इंकर्ड होगी, कम गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहते हो तो कम गुड्स इंकर्ड होने वाला है। बस इसका सिंपली यही मीनिंग है। नाउ आ जाते हैं अपन टाइप्स ऑफ कॉस्ट में। टाइप्स ऑफ कॉस्ट को एक बार आप पहले रीड करेंगे तो आप समझ पाएंगे। एक बार फिर से रीड करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है मनी। इफ द रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। मतलब बड़ा सिंपल है क्या कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के पीछे जितना पैसा मैं खर्चता हूं वही क्या होता है, मनी कॉस्ट होता है। हाँ, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट करना पड़ेगा तो ही। नाउ मनी कॉस्ट इज नथिंग बल्कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो आप पेमेंट करते हो। सर हम लोग सुने हैं, अपन पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हम पैसा देते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फैक्टर पेमेंट जो आप देते हो मनी के फॉर्म में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मनी कॉस्ट बोलते हैं। मनी कॉस्ट ये भी एक कैटेगरी है कॉस्ट की, तो इसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। मनी के फॉर्म में आपने जो फैक्टर पेमेंट किया। सर कुछ एग्जांपल बता देते, तो आओ एग्जांपल देख लेते हैं। भाई लैंड के लिए क्या पे करते हो, रेंट। तो रेंट अगर मनी के फॉर्म में पे किया है तो वो मनी कॉस्ट बन जाएगा। लेबर को क्या पे करते हो, वेजेस या सैलरी। तो वेजेस और सैलरी इन द फॉर्म ऑफ मनी यदि आप पे करते हो तो क्या बन जाएगा, मनी कॉस्ट बन जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये। आ जाते हैं अपन रियल कॉस्ट में। रियल कॉस्ट भी अगेन, ये पहले मैं बता देता हूँ कि रियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ये एल्फ्रेड मार्शल ने लाया है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा अपने को। थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है इसके पीछे और इसको हम समझते हैं। पहले एक बार इसको रीड करेंगे, यदि रीड नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले इसको रीड करते हैं और फिर मैं आपको इसको एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो कंसेप्ट ऑफ मनी कॉस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। रियल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्फ्रेड मार्शल लेके आया था। Exertions of all kinds of labor that are already indirectly involved in the production process. All these efforts and sacrifices together will be called as a real cost of production. Example, exertion of all kinds of labor, waiting and sacrifices required for saving the capital. भाई रियल कॉस्ट अगर मैं बोलूँ क्या ये एक्चुअल कॉस्ट मेरे को इंकर्ड हो रहा है, तो आंसर इज नो। ये एक्चुअल कॉस्ट है ही नहीं। तो ये रियल कॉस्ट मतलब क्या है? भाई हम क्या देते हैं, लेबर को पैसा दे देते हैं, वेजेस दे देते हैं, तो वेजेस तो किसके अंदर आ जाएगा, मनी कॉस्ट में आ गया है। नाउ जो मजदूर
थकान कर रहा है, जो मजदूर फिजिकल लेबर कर रहा है, जो मजदूर सेक्रीफाइस कर रहा है, जो एम्प्लॉय सेक्रीफाइस कर रहा है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम रियल कॉस्ट बोलते हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल बोला भाई ऐसे कॉस्ट है जो दिखते नहीं हैं, इसको हम तुलना नहीं कर सकते हैं, बट ये किए जाते हैं एम्प्लॉय के द्वारा या फिर वर्करों के द्वारा, लेबर्स के द्वारा। तो इन शॉर्ट जितने भी टाइप की थकान है, एक्सर्शन मतलब क्या, जितना हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क इन लोगों ने किया है वो, प्लस जितना वेट करना पड़ता है या जितने सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड रहते हैं कैपिटल को सेव करने के पीछे, इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? रियल कॉस्ट कहने वाले हैं। इन सारी चीजों को क्या कहेंगे? रियल कॉस्ट। क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेते हैं? तो आंसर इज नो। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि एल्फ्रेड मार्शल बोलता था कि जो फिजिकल वर्क लगा रहे हैं लेबर, जो मानसिक, मेंटल एंड फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस, जो वेटिंग कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों का एहसास होना चाहिए। वो सब चीज़ें किस में आती है? रियल कॉस्ट के अंदर आती है। एमसीक्यू पर्पस के लिए आप याद रखना, इसको इंट्रोड्यूस किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पहले पढ़े मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होता है? मनी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो रेम्यूनरेशन पे करते हो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी जो फैक्टर पेमेंट करते हो मनी के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं मनी कॉस्ट। रियल कॉस्ट यानी कि हर टाइप का एक्सर्शन जो लेबर करता है, जो एम्प्लॉय करता है, जो दिखता नहीं है। एल्फ्रेड मार्शल ने इसका कॉन्सेप्ट निकाला था। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? रियल कॉस्ट के अंदर आती है। नाउ फाइनली नेक्स्ट आता है हमारा क्या? इकोनॉमिक कॉस्ट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट यानी कि जहां पे आपके पैसे लगे हों, तो इसको भी पढ़ेंगे। इसके भी 3 टाइप होते हैं, एक एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट और एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये तीनों ही चीजें किसके अंदर आती है? इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आती है। नाउ इकोनॉमिक कॉस्ट को मैं ऐसा कह सकता हूं, जितना भी टोटल एक्सपेंस लगा है किसी भी फर्म या प्रोड्यूसर का एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के पीछे, उसे अपन कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बोला मैंने? टोटल एक्सपेंस जितना लगा है किसी फर्म या प्रोड्यूसर के द्वारा किसी भी एक कमोडिटी को बनाने के पीछे, उसे अपन कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट में ये तीनों चीज आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तीनों को पहले मैं आसान भाषा में समझाता हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? ऐसा कॉस्ट जो मेरी जेब से वाकई में लगा है, उसे अपन कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी इसके पीछे मैंने क्या किया है? एक्चुअल में पेमेंट किया है, इसे अपन कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी लैंड के बदले रेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, या किसी लेबर को वेज प्रोवाइड कर रहा हूं, या रॉ मटेरियल को खरीदने के पीछे पैसा खर्च कर रहा हूं, या फिर मैं जो लोन लिया हूं उसके पीछे मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं जो पेमेंट पे करता हूं वो सारी क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। आप बोलोगे सर अब इसमें अलग क्या हुआ? अलग कुछ नहीं है, अलग तब आएगा जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ेंगे। अब ऐसा भी कोई लोग सोच सकते हैं सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और मनी कॉस्ट में फिर अंतर क्या हुआ? इन द फॉर्म ऑफ मनी पे करते हो तो मनी कॉस्ट है, और मनी कॉस्ट भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट ही होती है, तो वो कोई अलग नहीं है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर ही आ जाएगा, आप ऐसा मान सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कोशिश मत करने की, हो सकता है दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी हो, डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमको दोनों के एक्चुअल मीनिंग समझने हैं। इन द फॉर्म ऑफ मनी आप किसी को पेमेंट करते हो तो मनी कॉस्ट होता है, और आप किसी भी टाइप से पेमेंट करते हो, एक्चुअल पेमेंट यदि आपने की है तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। अब चाहे एक्चुअल पेमेंट आपने इन द फॉर्म ऑफ मनी किया हो या फिर आप किसी और फॉर्म में पेमेंट किए हो, सब का सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगा। तो दोनों बात में कंफ्यूज मत होना। नाउ अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है एक ऐसा कॉस्ट जो मुझे अदरवाइज लगता लेकिन लगा ही नहीं। क्या मतलब? मैं ऐसा बताता हूं, मान लेते हैं कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, बिजनेस के लिए मेरे को लैंड की जरूरत थी, और लैंड जो है वो मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने कहीं से रेंट में नहीं ली। ओके, तो मेरे पास लैंड ऑलरेडी थी, तो क्या मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा? क्या मुझे रेंट पे करना है? आंसर इज नो, रेंट पे नहीं करना है, क्योंकि मेरी ही जमीन है। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक प्रोड्यूसर खुद होता है और वो अपने पर्पस के लिए चीजों का इस्तेमाल करता है, उसके पीछे वो जो पैसा बचा लेता है उसको मैं कहता हूं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तभी मैं बोल रहा हूं ये एक ऐसा पैसा है जो कभी लगा ही नहीं, लेकिन अगर खुद का नहीं होता तो लगता ना। हाँ, बिल्कुल लगता। तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या सर इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं? तो आंसर इज नो।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसको नहीं लिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड नहीं होता है। क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो एक्चुअल पेमेंट हम करते हैं यानी फर्म या फिर प्रोड्यूसर करेगा, तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है? डेफिनेटली यस, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। एंड दैट इज व्हाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो एक आपने समझा एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी जो एक्चुअल में मेरे को पैसा लगता है, जो एक्चुअल में मेरे को पेमेंट करनी पड़ती है, वो एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनर की खुद की है, उसके पीछे उसको पैसा नहीं देना पड़ता है, अदरवाइज वो कहीं से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके आता तो उसको पैसा देना पड़ता, इसी को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर एक और एग्जांपल कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट का, यस जरूर दे सकते हैं। मान लेते हैं मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना था और मेरे को 1 करोड़ की जरूरत है, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे पास 1 करोड़ ऑलरेडी पड़े हैं, अदरवाइज मैं बैंक से लोन लेता, हाँ, और उस लोन लेने के पीछे मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता, करेक्ट। लेकिन अब 1 करोड़ तो मैं अपने ही लगा रहा हूं, क्या मुझे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है खुद को? तो आंसर इज नो। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। सो अपन इम्प्लिसिट कॉस्ट भी समझ गए हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी समझ गए हैं। क्या बचा? तो नॉर्मल प्रॉफिट बचा। नाउ व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? एक्चुअल में देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा, प्रॉफिट, रेवेन्यू जो आपको चाहिए किसी भी बिजनेस को चालू रखने के लिए। ऑब्वियसली आप लॉस पे तो चला नहीं सकते ना, तो मिनिमम रेवेन्यू जितने रिक्वायर्ड है जिससे आपके सारे कॉस्ट कवर हो जाए, उतने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अपन कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और इकोनॉमिक कॉस्ट में आता है तीनों ही, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच इज रिक्वायर्ड टू रन ए पर्टिकुलर बिजनेस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब। तो हमने इकोनॉमिक कॉस्ट पूरी तरह से समझ गया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमने देख लिया, इम्प्लिसिट कॉस्ट देख लिया और नॉर्मल प्रॉफिट भी देख लिया है। आओ एक बार अपन क्या करते हैं, आओ अब एक बार एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट को रीड कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और माइंड में क्लियर हो जाए। तो एक्चुअल पेमेंट मेड बाय अ फर्म फॉर परचेसिंग और हायरिंग रिसोर्सेज आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. These costs are actual money expenses incurred for purchasing the resource. Example, rent paid to landlord, wages paid to laborers, expenditure incurred on raw material purchased, and finally interest on borrowed money. Interest के पहले कॉमा लगा देना। तो जो एक्चुअल में पेमेंट आप करते हो किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए या किसी भी रिसोर्स को हायर करने के लिए, उन सभी को अपन क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट में, इम्प्लिसिट कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ विच आर जनरली लेफ्ट आउट इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म. फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर द यूज ऑफ ओन लैंड, इंटरेस्ट ऑन हिज ओन कैपिटल। ऐसा पैसा जो आप बचा लेते हो जो कभी लगता नहीं है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने खुद ओन करके रखा है, उसके पीछे उसका पैसा बच जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। नो, मैंने पहले बोला इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या करते हैं अपन? इसको हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट को कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अब मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर मतलब समझ में आ गया होगा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों का ही। और नॉर्मल प्रॉफिट अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये खत्म हुआ हमारा थर्ड कैटेगरी इकोनॉमिक कॉस्ट। तो बढ़ते हैं अब अपन आगे और चौथी कैटेगरी में कूदते हैं, जिसका मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो समझते हैं। सब समझते हैं अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, मान लेते हैं एक पर्सन जो है मिस्टर ए, ये ऑलरेडी कर रहा है जॉब, ठीक है। तो ये जॉब कर रहा है, जॉब 1 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ से इसको मिलते हैं 30,000 रुपीज़। इसको आता है जॉब 2 का ऑफर, जॉब 2 में इसको मिल रहा है 40,000 रुपीज़। तो अगर मान लेते हैं ये जॉब 2 एक्सेप्ट कर लेता है, तो जॉब 2 करने के लिए इसको जॉब 1 छोड़ना पड़ेगा। बट ऑब्वियस सिंपल सी बात है कि भाई यदि आपको जॉब 2 करना है तो जॉब 1 तो छोड़ोगे तभी ना कर पाओगे। यस, तो जॉब 2 करने के लिए ये बंदा जो बाकी चीज़ें खो रहा है उसे को अपन कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो सर ये 40,000 पाने के लिए यदि 30,000 खो रहा है तो ये 30,000 इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी।
तो आंसर इज यस। एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के पीछे जब आप दूसरे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को खो देते हो, उसी को अपन कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर आपने बोला बेस्ट ऑप्शन को खो देते हैं, बेस्ट ऑप्शन कैसे? आओ दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक है मिस्टर बी, इसके पास 3 जॉब के ऑफर आए हैं। पहले वाले जॉब में इसको मिलेगा 30,000, दूसरे वाले में मिलेगा इसको 50,000 और तीसरे वाले में मिलेगा इसको 80,000। तो ऑब्वियस ही बात है, इसने जॉब 3 को फाइनलाइज किया, जॉब 3 करने ये लग गया। नाउ इसने जॉब 3 यदि चुना है तो बताओ इसने क्या छोड़ा है? तो आप बोलोगे सर जॉब 1 छोड़ दिया, जॉब 2 भी छोड़ दिया। मैं बोला यस। मैं बोलूँगा इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो अब आप सोचोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर 30,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकता है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 80,000 भी हो सकती है। तो आखिर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। पढ़ते हैं पहली लाइन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, यानी कि बचे हुए ऑप्शन में जो आपने बेस्ट ऑप्शन खोया है ना, बेस्ट ऑप्शन, उसी को अपन क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। तो डेट मीन्स 30,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी क्या? भाई बचे हुए ऑप्शन में क्या ये बेस्ट है? नहीं सर, 30,000 कहाँ से बेस्ट होगा? उससे अच्छा तो 50,000 है। हाँ, तो 50,000 जो है वो बेस्ट ऑप्शन है जो आपने छोड़ दिया है। भाई 80,000 के बाद, 80,000 के बाद बेस्ट ऑप्शन क्या था? 50,000 बेस्ट ऑप्शन था या 30,000? तो आप बोलोगे सर 50,000 बेस्ट ऑप्शन था। तो करेक्ट यही हमारा क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मिस्टर बी ने जो जॉब 3 की है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो आप बोलोगे सर जितना जॉब 2 में मिलता, यानी जो वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ दे रहा है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट विच इज़ फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब होता है छोड़ दे रहा है, उसी को ऊपर क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल आप आराम से उतार लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पॉज करके इसको उतार देना चाहिए। यहाँ साफ साफ मेंशन कर लेना, क्योंकि आज तो समझ में आ गया है, लेकिन वही बात है 1 महीने बाद 2 महीने बाद पढ़ोगे या एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे कि 30,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। जो बेस्ट ऑप्शन आप छोड़ देते हो, सारे ऑप्शन नहीं बोला मैं, जो बेस्ट ऑप्शन आप छोड़ देते हो उसी बेस्ट दूसरे ऑप्शन को ही अपन क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सर क्या इसका कोई दूसरा एग्जांपल है? क्या ये हमेशा कॉस्ट जो है वो हमेशा रुपए के फॉर्म में निकाली जाती है या कॉमोडिटी के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं? तो आंसर इज यस, कॉमोडिटी के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। आओ दिखाता हूँ मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल। सो आ गए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मान लेते हैं एक है कोई फार्मर, ठीक, फार्मर एक्स। फार्मर एक्स के पास 1 एकड़ लैंड है। अब इस 1 एकड़ लैंड में या तो वो वीट उगा सकता है या तो वो राइस उगा सकता है। वीट उगाएगा तो 50 किलो वीट उगा सकता है, राइस उगाएगा तो ये भी मान लेते हैं कि ये जो है 45 किलो उगा सकता है। इसको कुछ और ही मान सकते हो, 65 किलो भी मान सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है आप ले लेना। फिलहाल अपन मान लेते हैं 45 किलो ये उगा सकता है। तो ये 45 किलो या तो राइस उगाएगा या तो पूरा पूरा क्या उगाएगा? वीट उगाएगा। इस बंदे ने क्या चुना? इस बंदे ने चुना कि हम क्या उगाएंगे? हम उगाएंगे वीट, ठीक है। तो वीट 50 केजी उगाएंगे, उसके लिए आपने नेक्स्ट बेस्ट क्या खोया? तो राइस 45 केजी आपने खो दिया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू राइस का 45 किलो। यानी मैं ऐसा बोलूँगा कि वीट 50 किलो उगाने के पीछे इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइस 45 किलो है। इसको ऐसे रीड करेंगे, यस ऐसे ही रीड करेंगे कि वीट के 50 किलो उगाने के पीछे इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है राइस के 45 किलो। क्लियर है क्या? तो ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी भी खत्म हो गया, इन टर्म्स ऑफ मनी भी खत्म हो गया है। तो दोनों ही बात अपने को क्लियर हो गई है। आओ अब एक बार रीड कर लेते हैं। रीड करने से क्या होगा? दिमाग अपना और ज़्यादा खुलेगा और अपनी प्रैक्टिस और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। दोनों एग्जाम्पल आप लोग लिख लिए होगे, आई गेस। नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर भाई हाईलाइट बना देना, ब्रैकेट बना देना, जो बनाना है बना देना। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज़ फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब लिख देना छोड़ दिया, जो छोड़ दिया है।
Individual point of view or nation point of view, the resource are scarce. At that time, to get one commodity, we have to forego the another commodity. This is called the opportunity cost. भाई इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कभी भी एक कमोडिटी को हमें अगर पाना है तो दूसरी कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि एक बात तो फैक्ट है ना कि रिसोर्स क्या है, स्केर्स है, क्योंकि रिसोर्स की क्या है, कमी है। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। जिस टाइम होता है उस समय अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हैं। अच्छा सर, यदि कोई ऑप्शन ही ना हो तो क्या मतलब देखो, अगर हम ये जो 1 एकड़ लैंड है इसमें वीट ही से उगा सकते हैं, राइस उगा नहीं सकते, तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हाँ, तो फिर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन था और वो आपने चुन लिया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही निकलता है जब ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो, जब रिसोर्स की स्कैरसिटी और रिसोर्स का कमी हो और आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना पड़ता है, तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। और एग्जांपल दिया हुआ है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। सपोज ए प्राइस पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग वीट और राइस। इफ द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग राइस, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोइंग वीट। इसमें उल्टा दिया एग्जाम्पल, अपन ने उल्टा पढ़ा है। देयरफॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर राइस इज वीट क्रॉप फॉरगॉन। तो इसने उल्टा दे दिया है, हमने वीट उगाया है, इसने राइस उगाया है, हमने राइस को छोड़ा है, इसने वीट को छोड़ा है। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, बस इतना चीज़ समझ लो, जो ऑप्शन आपने एक्सेप्ट किया है उसको छोड़ के आपने जो बेस्ट ऑप्शन खोया है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वीट 50 किलो उगाने के लिए आपने क्या खोया है, राइस 45 किलो खोया है, तो राइस 45 किलो ही हमारा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया गया है। एक तरफ राइस लिख दिया, दूसरी तरफ वीट लिख दिया है। ये आप बड़े आराम से बना सकते हो। हमारा वाला जो एग्जांपल बनेगा उसमें भी अपन ऐसे कर सकते हैं। एक तरफ अगर मैं मान लेते वीट लिख देता हूँ, वैसे वीट ऊपर लिखो नीचे लिखो कुछ नहीं फर्क पड़ता। जनरली आप जो खोते हो उसको वाई एक्सिस में लिखा करो तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन आसान हो जाता है। तो वीट मैंने यहाँ पे 50 किलो जो है वो उगाई है और उसके पीछे मैंने क्या खोया है, राइस का 45 किलो हमने खोया है। तो इसी को अगर मैं डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो ये जो है मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा सर, बीच के भी तो ऑप्शन हो सकते हैं ना, हाँ वीट को 20 किलो उगा दे, राइस को 30 किलो उगा दे, इस टाइप का ऑप्शन भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बीच के कितने भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस आप ये याद रखना कि जो चीज़ आप खो रहे हो, बस जो खो रहे हो ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बात खत्म। सो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में और ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाना, मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है। तो आपके काम का इतना ही है, जो आप बेस्ट ऑप्शन खो देते हो कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुनने के पीछे, उसी को अपन कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं समाप्त। अच्छे से पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से अपन पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। किसी को कोई भी डाउट पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। सो अब अपन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो लास्ट लेक्चर तक अपन ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक पढ़ लिया है, तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले जो है वो लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लें। तो चलिए अब अपन चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो है यूजेज रहता है। कैसे मैं बता रहा हूं, देखो मान लेते हैं ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो है वो एक जॉब कर रहा है, जॉब 1, यहां से ये कमा रहा है 50,000 रुपए, करेक्ट। नाउ मिस्टर ए जो है आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग गया और आपकी कंपनी मान लेते हैं XYZ कंपनी। तो XYZ कंपनी चाहती है कि मिस्टर ए जॉब 1 छोड़ के आपके पास आ जाए, तो अब उसको तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो अब ये सैलरी आप निकालेंगे कैसे? यदि आप उसको बोलते हैं, आप XYZ कंपनी और आप उसको बोलते हैं मैं 40,000 दूंगा, तो क्या वो आपके पास आएगा? आंसर इज नो। इतना तो गधा नहीं है कि 50,000 छोड़ के वो 40,000 पाने आ जाए, नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, आप पता करोगे कि जॉब 1 से कितना कमाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 कमाता है, आपको पता चल गया, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता चल गई है कि इसकी कितनी है, 50,000 है। यानी ये 50,000 को तभी छोड़ेगा जब उससे ऊपर आप पैसा दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो और बुलाते हो और इसे कहते हैं कि मैं 70,000 दूंगा, तो आपने इसकी सैलरी, डेट इज फैक्टर प्राइस, यानी ये जो इसकी सैलरी है वो आपने कैसे डिसाइड की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानने के बाद। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए 50,000। यानी कि यदि वो आपका जॉब करने आता है,
मान लेते ये 70,000 कमाने आता है, तो वो क्या छोड़ के आएगा, तो वो 50,000 छोड़ के आएगा। तो जब आप उसको 50,000 से ऊपर ऑफर करोगे तभी ना वो आपके पास आएगा। तो 50,000 आपको पता चला और आपने उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने उसको सैलरी ऑफर की। अब ज्यादातर चांसेस है कि वो आपकी कंपनी में आ जाए। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता चल जाती है किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की, किसी भी चीज की, तो फिर आप उससे ज्यादा प्राइस दे के उसको बुला सकते हैं। तो आओ, यही एग्जाम्पल जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में भी इस्तेमाल होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आने वाला है उसमें भी इस्तेमाल होगा। कैसे होगा वो अपन बाद में सीखेंगे। पहले जो है अब इसको क्या करते हैं, अपन रीड कर लेते हैं। The factors of production need to be paid a price that is at least equal to what they command for alternative use। यानी आप अगर किसी फैक्टर्स प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको हायर करने चाहते हैं, तो आपको उतना प्राइस तो कम से कम देना पड़ेगा, उतना प्राइस तो कम से कम देना पड़ेगा जितना वो ऑलरेडी दूसरे यूज से कमा लेता, ऑल्टरनेटिव यूज से, यानी कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन से वो कमा लेता, उतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। अब अगर फैक्टर प्राइस जो आप ऑफर कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी कम है, तो जाहिर सी बात है कि फैक्टर जो है आपके यहाँ काम नहीं करेगा, कर भी रहा होगा तो छोड़ देगा और वो ऐसी जगह चले जाएगा जहां पे उसको बेहतर सैलरी मिलती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पता रहती है तो हम उससे ज्यादा ऑफर करके उस पर्सन को या उस फैक्टर को अपनी तरफ खींच सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं खींच सकते। यदि मैं 40,000 ऑफर दिया रहता तो वो कतई ना आता, 70,000 दियो तो आ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा ये 70,000 का जॉब करने के पीछे मेरे को लॉस क्या हो रहा है, यानी मैं कौन सी चीज छोड़ रहा हूं, मैं 50,000 की चीज छोड़ रहा हूं, तो पुसाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट। आपने ऊपर वाले पर्सन को कितनी सैलरी ऑफर की, 70,000। क्यों भाई? क्योंकि वो ऑलरेडी 50,000 कहीं पे कमा रहा था, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, 50,000, और एक्चुअल में आपने उसको फैक्टर प्राइस कितना ऑफर की, 70,000। तो अब आपको लग रहा है वो खुशी खुशी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मिल रहा था 50,000, आप दे रहे हो 70,000, तो 20,000 वो कहीं ना कहीं कहाँ पे है, सरप्लस में। करेक्ट? यही सोच के आपने ज्यादा ऑफर दिया है। यस, इसी को अपन कहते हैं इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट और कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, फैक्टर प्राइस जो आप एक्चुअल में उसको दे रहे हैं, एक्चुअल में जो पे कर रहे हैं, माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कितना वो एक्स्ट्रा कमा सकता था अगर वो वाला ऑप्शन नहीं चुनता, तो अगर वो आपका ऑप्शन नहीं चुनता तो कितना कमा सकता था। अब अगर ये ऊपर है यानी कि सरप्लस है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। सो अगेन इकोनॉमिक रेंट को निकालने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ा, सर फैक्टर प्राइस का इस्तेमाल करना पड़ा एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। यस, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल हुआ ना, हाँ, इकोनॉमिक रेंट को निकालने के लिए, दैट इज सरप्लस और इकोनॉमिक रेंट एक ही बात है, इसको निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस्तेमाल हुआ ना, हाँ हुआ। तो आ गया ना ये एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। आओ इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। द कंसेप्ट of opportunity cost is widely used by the modern economists in the determination of economic rent. According to them, economic rent is equal to factor actual earning minus its opportunity cost. तो ये फॉर्मूला आप लिख देना, MCQ में बहुत ज़्यादा चांस है इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछने की, तो आप इसको जो है ठीक तरीके से लिख लेंगे। नाउ आ जाते हैं थर्ड एप्लीकेशन में, डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन पैटर्न। एक बार पहले इसको रीड करते फिर अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आओ, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सजेस्ट दैट विद गिवन मनी इनकम इफ अ कंज्यूमर चूजेस टू हैव more of one thing, he has to have more of one thing, then he have to have less of other thing। तो ये लाइन जो है ये 2 बार लिख दिए, भली काट लेना, कि अगर उसको एक चीज चाहिए ज्यादा तो दूसरी चीज उसको खोनी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्स की क्या है, कमी है। Hence with the help of opportunity cost he decide the consumption pattern, that is which goods to be consumed in what quantities। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये। पॉइंट ये कहना चाहता है कि किसी कंज्यूमर को, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, तो उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कौन सी कमोडिटी खरीदनी है, कौन सी कमोडिटी नहीं खरीदनी है। यानी एक कंज्यूमर के पास पैसे तो लिमिटेड होते हैं, इनकम तो लिमिटेड होती है, और वो खरीदना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन हर चीज तो खरीद नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, वो चूज करता है कि कौन सी चीज खरीदूं या कौन सी चीज ना खरीदूं। तो वो अपनी इनकम का इस्तेमाल करता है, अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करता है, और ये देखता है कि मैं कौन सी चीज को खरीदना चाहिए, कौन सी चीज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई चीज खरीदने के पीछे कोई ना कोई दूसरी चीज तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। तो विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मदद से ये डिसाइड कर पाता है कि मुझे अपना कंजम्पशन किस तरह से करना
है, यानी कंजम्पशन पैटर्न कैसा करना है, क्योंकि उसको दोनों साइड दिखेंगे कि अगर मैंने ये ऑप्शन चुना तो मैं क्या खो रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन चुना तो मैं क्या खो रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन चुना तो मैं क्या खो रहा हूँ। उसके हिसाब से वो अपना दिमाग दौड़ा के कंजम्पशन पैटर्न अपना खुद ही डिसाइड करता है। दस एक कंज्यूमर जो है बड़ी आसानी से कंजम्पशन पैटर्न डिसाइड कर सकता है। और इसी पॉइंट को अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो, यानी प्रोड्यूसर को गुड्स बनाने पड़ते हैं, जी हाँ, और ये गुड्स को बनाने के लिए इसको जो है वो रिसोर्स की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। और रिसोर्स तो आप जानते हैं लिमिटेड है, यस, और रिसोर्स लिमिटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक गुड्स बनाने के पीछे दूसरे गुड्स को छोड़ना पड़ता है। तो दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे और अपनी समझ से कोई एक ऑप्शन चुनोगे प्रोड्यूस करने के लिए, एक गुड्स चुनोगे प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरे को त्याग दोगे। जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने वीट बनाना चुना था और राइस को त्याग दिया था, तो जाहिर सी बात है वीट में उसको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तभी तो उसने राइस छोड़ा ना। तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता थी राइस की क्या है, दैट्स वाई वीट की क्या है, दैट्स वाई उसने क्या किया, एक चीज को बनाया दूसरी चीज को छोड़ दिया, यानी वीट को पकड़ा और राइस को छोड़ दिया। तो जब तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नॉलेज नहीं है, इसको ये नहीं पता है कि मैं क्या पाने के लिए क्या खो रहा हूं, तो कोई मतलब नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसके लिए बेटर क्या है। तो बेटर उसको तभी समझ में आता है जब वो सारे ऑप्शन देख लेता है और उसको पता रहता है कि एक ऑप्शन को चुनने के पीछे मेरा दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। और इसको रीड कर लेते हैं। विद गिवन रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी, इफ अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ वन कॉमोडिटी देन ही हैज टू सेक्रीफाइस सम अमाउंट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। यानी वीट को बनाना है तो राइस को तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिसीजंस रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटीज। देखो अब समझो, किसी भी देश के पास रिसोर्स लिमिटेड है, अगेन उसको भी यही सोचना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा गुड्स क्या बनाने हैं, कम गुड्स क्या बनाने हैं। उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स को बनाऊँ, कौन से गुड्स को नहीं बनाऊँ, यानी कि उसको चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसको मदद करता है ऐसी चॉइस मेकिंग करने के लिए, यानी कि वो कौन सा गुड्स बनाए और कौन सा गुड्स छोड़ दे। जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी वैसे गुड्स को उसको छोड़ देना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक हिसाब से मदद करती है नेशंस को भी, गवर्नमेंट को भी, कि कौन से प्रोडक्ट को चुनना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए। मान लेते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो आर्म्स प्रोडक्शन ज़्यादा बनाना चाहती है, तो सीधी बात है वो सिविलियन गुड्स कम बना पाएगी। यानी आर्म्स गुड यानी कि मारपीट के लिए जो लगते हैं हमें, जैसे गुड्स हो गए रिलेटेड टू फाइट, वॉर, ये सब बोलते हैं आर्म्स प्रोडक्शन। और सिविलियन गुड्स यानी कि जो गुड्स नॉर्मल सिविलियन इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आर्मी वाले इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी चीज़ परचेस कर रहे हो, चाहे ये लैपटॉप हो, ब्रेड हो, अंडा हो, कुछ भी हो, ये सारे क्या कहलाते हैं, सिविलियन गुड्स कहलाते हैं। ऐसे गुड्स जो नॉर्मल बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो है, जो आर्मी में पार्ट नहीं करता है, नॉर्मल इंसान जो इस्तेमाल करता है, वो सारे सिविलियन गुड्स होते हैं। और हर वो चीज़ जो वॉर फाइट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो आर्मी के लिए, नेवी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो सब क्या होता है, आर्म्स प्रोडक्शन कहते हैं उन्हें। ये मैंने आपको वर्ड का इसलिए मीनिंग बता दिया ताकि आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाए। तो अगर कोई भी देश चाहेगा कि आर्म्स प्रोडक्शन ज़्यादा करे तो सीधी बात है उसको सिविलियन गुड्स कम बनाने पड़ेंगे एंड वाइस वर्सा। तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझे और उसके हिसाब से फिर फैसला ले। तो कुल मिला के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मदद करती है कि किसी भी कंट्री को किस टाइप का प्रोडक्शन करना चाहिए और किस टाइप का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। नाउ ये दो और मीनिंग आए हैं, एक प्राइवेट कॉस्ट और एक सोशल कॉस्ट। देखो वर्ड जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे उसके जो आपको डिफाइन करने का तरीका है कॉस्ट को, वो भी चेंज होता रहता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कॉस्ट? प्राइवेट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो किसी भी प्रोड्यूसर को लगा है या किसी भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को इंकर हुआ है कोई भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के पीछे। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को जो आप प्रोड्यूस करते हो उसके पीछे जितना भी आपका खर्चा लगता है वो सब प्राइवेट कॉस्ट कहलाता है। सिंपल मीनिंग है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के पीछे जो खर्चा लगता है उसे अपन प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। पर क्या उतना ही कॉस्ट पब्लिक को भी बेयर करना पड़ता है या उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है? तो देखो पब्लिक को कई बार जो है उससे ज़्यादा भी बेयर करना पड़ता है, कई बार उसको कम भी बेयर करना पड़ता है। सर इसका क्या मतलब है? देखो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ने जो है प्रोडक्शन स्टार्ट किया और वो प्रोडक्शन करने के बाद अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल होती है वो बाजू वाली रिवर में डाल देती है बिना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट किए, ठीक है। अब वो पानी गंदा करते जा रही है, दूषित करते जा रही है। जितने भी केमिकल्स प्रोडक्ट उसने इस्तेमाल किए उससे पानी दूषित हो रहा है, आसपास के लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अब बताओ ये जो
जो फोकट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी में आपके प्रोडक्शन करने का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन करने का, इसका कॉस्ट कौन चुका रहा है? जाहिर सी बात है सोसाइटी ही चुका रही है, तो उसे अपन कहते हैं सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट यानी कि इसमें ना सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट आता है, प्राइवेट कॉस्ट तो आएगा ही, जितना खर्चा होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का, वो तो अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे उस प्राइवेट सेक्टर से, तो वो तो आपको इनकट करना पड़ेगा ही। प्लस कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, तो आपको प्लस माइनस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी झेलना पड़ता है। यहाँ पे कैसा इम्पैक्ट था, जो कि हार्मफुल केमिकल्स आपको मिल रहे हैं, रिवर दूषित हो रही है, आप बीमार पड़ रहे हो, सर ये तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। यस, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है सामने वाले के प्रोडक्शन करने से आपको फ़ायदा हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है गार्डन बनाती है, अब गार्डन बनाई तो ये गवर्नमेंट का कॉस्ट होता है कई बार, लेकिन इंसानों के लिए उसका क्या रहता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो बंदा वहाँ जाके गार्डन में घूम सकता है, वो वहाँ पर जाके एक्सरसाइज कर सकता है, फिट रह सकता है, इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट बोलते हैं सोसाइटी की। तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जो को सोसाइटी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा हो, यानी कि पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। मैंने जैसे गार्डन वाला एग्जांपल दिया, उससे बेनिफिट मिला है पब्लिक को, तो वैसे ही और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें एक्चुअल में पब्लिक को फ़ायदा मिले। तो सोशल कॉस्ट क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस माइनस, ऐसा समझ लो, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो प्राइवेट कॉस्ट यानी कि ऐसा कॉस्ट जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को इंकर करना पड़ता है गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और सोशल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट जो सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है, यानी कि इसमें जो प्राइवेट कॉस्ट तो आते ही आता है, प्लस क्या आता है, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है किसी भी गुड्स सर्विसेज के प्रोड्यूस होने से आपके आसपास के लोगों को, आपके सोसाइटी को, उसे अपन क्या कहते हैं, सोशल कॉस्ट कहते हैं। तो इसी के साथ प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट होता है यहाँ पे समाप्त। सो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस्ट फंक्शन यानी कि कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तरफ लिखेंगे अपन सी, डेट इज कॉस्ट, दूसरी तरफ लिखेंगे अपन एफ यानी कि फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप यानी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपने लिखा है वर्ड, और फिर क्या लिखा है वो क्यू यानी कि क्वांटिटी। तो कॉस्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, कितना कॉस्ट आपको लगने वाला है। तो यदि आप एक स्टेटमेंट में सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करते हो कॉस्ट के रिलेशन को, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको प्लस कॉस्ट को, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली अपन ने सप्लाई फंक्शन भी पढ़ा है, डिमांड फंक्शन भी पढ़ा है, ऑलरेडी अपन ये बहुत सारी जगह पढ़ चुके हैं। नाउ cost function explains the functional relationship between the cost of production and physical quantity of output। तो ये हमारा हो गया क्लियर। आप कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं तो जो वर्ड आता है, जैसे कॉस्ट फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉस्ट लिखना चाहिए सिंबॉलिकली, और राइट हैंड साइड में लिखना चाहिए हर वो फैक्टर जिसके ऊपर ये कॉस्ट डिपेंड करता है। नाउ ये आया है शॉर्ट रन कॉस्ट। नाउ पहले मैं आपको बता देता हूँ ये शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है। ऊपर अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कि शॉर्ट पीरियड में जो कॉस्ट लगता है उसे अपन शॉर्ट रन कॉस्ट कहते हैं। क्या शॉर्ट पीरियड के लिए मैंने कोई लॉ पढ़ा था क्या? ये सर हमने लास्ट चैप्टर प्रोडक्शन में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, यही कॉस्ट में काम आता है ये चीज़। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट पीरियड में एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप को प्रोडक्शन के। नाउ शॉर्ट पीरियड में जो कॉस्ट इंकर्ड होता है उसी को अपन कहते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। जैसे शॉर्ट पीरियड में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। मशीन आपने परचेस कर ली है, अब भले आप एक प्रोडक्ट बनाओ या 1000 प्रोडक्ट बनाओ या 2000 प्रोडक्ट बनाओ, मशीन तो आपने परचेस कर ली है, उसका खर्चा तो उतना ही लगने वाला है जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है। तो ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ, जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है उसे अपन कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है उसे अपन कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ बिस्किट, और मैं बनाता हूँ बिस्किट तो उसमें लगता है शुगर, तो भाई शुगर हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। अब उतना ही शुगर लगेगा जितने में बिस्किट बनाना चाहता हूँ। एक बिस्किट बनाना चाहता हूँ तो कम शुगर लगेगी, 1000 बिस्किट बनाना चाहता हूँ तो 1000 गुना मेरे को जो है शुगर लगेगी। तो जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे मेरा शुगर का कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। ऐसा कॉस्ट जो आउटपुट के साथ वेरी करे उसी को अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं।
नाउ शॉर्ट पीरियड, एक बार अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, शॉर्ट पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जब आप अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, डेट इज आप मशीन को चेंज नहीं कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा मशीनें नहीं ला सकते हो, तब तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। तो अगर सर ऐसा मान लेते हैं कि मैं 2 साल बाद लायक हो जाता हूँ और मशीनें परचेज कर सकता हूँ मैं, हाँ, तो 2 साल बाद आपका लॉन्ग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, 2 साल तक शॉर्ट पीरियड है। अगर कोई इंडस्ट्री जो है 8 साल तक नया मशीन परचेज नहीं कर सकती है, इतनी ज़्यादा उसकी औकात नहीं है, जितना उसने परचेज किया उतना भी बहुत लग रहा है उसको, उसके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो वो 8 साल तक अपनी मशीन चेंज नहीं कर सकता, तो क्या सर 8 साल तक शॉर्ट पीरियड बनाया जाएगा? तो आंसर इज यस। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन आप डेफिनेशन याद रखना कैसे डिफाइन करते, किसी बुक में प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप अपने फिक्स फैक्टर को वेरिएबल नहीं बना देते हो तब तक के का जो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। ये लाइन आप एकदम से याद कर लो, तो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड आपको एकदम ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। आओ तो अब एक बार फिक्स्ड कॉस्ट को रीड कर लेते हैं। द कॉस्ट विच डोंट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। इट मीन्स आउटपुट में बी इंक्रीज और डिक्रीज बट नो चेंज इन दिस कॉस्ट। Irrespective of the level of output quantity, the producer must incur this cost. Even the output is zero, the fixed cost is positive. The fixed cost curve will be parallel to OX axis. Expenditure on land, building, salaries और permanent employees, interest payment, insurance premium, ये सारे जो खर्चे हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे आप प्रोडक्शन नहीं करो ये आपको तभी भी इंकर्ड होने वाले हैं। पर सर ये लाइन क्या लिखी हुई है, द फिक्स्ड कॉस्ट कर्व दैट इज TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। TFC का मतलब क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल बी पैरेलल टू OX एक्सिस। सर इसका क्या मतलब है, देखो मतलब ये है, इस तरह मैं क्या बना देता हूँ, कॉस्ट लिख देता हूँ Y एक्सिस में, और X एक्सिस में मैं क्या लिख देता हूँ, क्वांटिटी लिख देता हूँ। अब मेरी क्वांटिटी भले 0 हो, 100 हो, 200 हो, फिक्स्ड कॉस्ट मान लेते हैं मेरे को लगने वाला है 1000 रुपये का, ठीक। तो 0 क्वांटिटी हो तो भी 1000 लगेगा, 100 क्वांटिटी हो तो भी 1000 लगेगा, 200 क्वांटिटी हो तो भी 1000 लगेगा। तो क्या ये लाइन पैरेलल टू X एक्सिस नहीं बन रही है? हाँ सर ये तो पैरेलल टू X एक्सिस बन रही है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट तो फिक्स है। TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहे 0 आउटपुट हो या 1000 आउटपुट हो या 10,000 आउटपुट हो, ये क्या रहती है, फिक्स रहती है, आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती है। दैट्स वाई ये कैसी बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि किससे पैरेलल रहती है, X एक्सिस के पैरेलल रहती है। तो ये कहना चाहता है, लेकिन याद रखना ये कौन सा कर्व है, TFC का कर्व है, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है। बाद में हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का भी कर्व पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसको भी मैं समझाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं। बस अभी मैं बस चाहता हूँ कि आप इतना याद रखें कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और वो क्योंकि फिक्स रहेगा इसलिए उसकी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन बनती है। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, भाई वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो आउटपुट के साथ वेरी करता है। कॉस्ट विच चेंज विथ चेंज ऑफ द आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स विथ आउटपुट इंक्रीज these cost also increased और आउटपुट डिक्रीज these cost are also decreased। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहता है, आउटपुट के बढ़ने से बढ़ता है, आउटपुट के कम होने से कम होता है। तभी यहाँ लिखा हुआ है द TVC कर्व विल बी स्लोप्ड अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर अब ये TVC कर्व क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख देना, ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं मैं बनाता हूँ आउटपुट, एक फ्रेश पेज में ले चलता हूँ मैं आपको। सो ये फ्रेश पेज आ गया है, तो मान लेते हैं मैं X एक्सिस में क्या बना देता हूँ, क्वांटिटी बना देता हूँ, डेट इज आउटपुट बना देता हूँ। ये बना दिया मैंने आउटपुट, ये लिखा 0, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट सर, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा क्या मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं 0 प्रोडक्शन करता हूँ तो क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, नहीं सर, फिर तो रॉ मटेरियल लगेगा ही नहीं। तो 0 पे 0, 1 में हो सकता है 10 लगे, 2 में हो सकता है 20 लगे, 3 में हो सकता है 40 लगे। तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसे जा रहा है सर, ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहा है, अपवर्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू, ये लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, इसलिए लिखा हुआ है क्या वहाँ पे, टीवीसी कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब उसका मतलब समझ में आया? हाँ, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होते जाएगा। वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, सारे टाइप के कॉस्ट जो है अपन उसका डायग्राम बनाएंगे, बट यहाँ पे ये बात लिख दिया है स्पेसिफिकली तो इसको समझना ज़रूरी था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि टीवीसी का जीरो आउटपुट में ज़ीरो रहता है और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसका रुपये भी बढ़ता रहता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ ही गया होगा। सो अब हमारा ये हो गया है टीवीसी कर्व ख़त्म, डेट इज़ हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। सो वापस आ गए अपन बुक में, जैसे वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल पे खर्चा करोगे, पावर, फ्यूल, वेज ऑफ डेली लेबर्स, इस पे खर्चा करोगे तो ये सब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। सर वेजेस तो ऊपर भी कुछ आया था, हाँ फिक्स्ड कॉस्ट में आया था ना वेजेस, कौन सा आया था मालूम, फिक्स्ड वेजेज, यानी कि चाहे आप काम हो, आउटपुट बने या नहीं बने, आपने कुछ लेबर रखे हैं जिसकी सैलरी जो है वो फिक्स्ड है, आपने कुछ एम्प्लॉय रखे हैं जिसकी सैलरी फिक्स्ड है, तो जिसकी सैलरी फिक्स्ड है वो आउटपुट 0 करे या 1000 करे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। डेट्स वाई उसको क्या बोलते हैं अपन, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि कंपनी अगर प्रोडक्शन करे या ना करे उसकी जो तनख्वाह है वो फिक्स रहती है। मान लेते कोई एक मैनेजर है, अभी मैनेजर का तनख्वाह क्या हो गया, फिक्स हो गया, अब चाहे एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस हो या नहीं हो। और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, मान लेते हैं मैं एक ऐसे लेबर को रखा हूँ जिसको मैं डेली पैसा देता हूँ, भाई तू आएगा तो तेरे को 300 रुपये देंगे, दिन भर काम करेगा तो 300 रुपीज़ पर डे, और जिस दिन नहीं आएगा तो उस दिन नहीं देंगे। तो ये तो लिखा हुआ है वेज ऑफ डेली लेबरर्स, ठीक है, यानी जो डेली आके काम करते हैं उसको डेली का पैसा मिलता है। जैसे कि फिल्म लाइन में होता है, फिल्म लाइन में जितने बैकग्राउंड डांसर होते हैं या अदर मेकर्स होते हैं जो फिल्में बनाने में मदद करते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे लोग जिस दिन पिक्चर में काम करते हैं, जिस दिन का इनका काम पड़ता है उस दिन इन लोग आते काम करते हैं और उस दिन का एक दिन का पैसा लेके चले जाते हैं, ठीक है। आओ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एक बार डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। वैसे ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, पर फिर भी देख लेते हैं, अपन ऑलरेडी सब जानते रहे होंगे। फिक्स कॉस्ट जो है वो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करता है, यानी कि चेंज करता है आउटपुट के साथ। ज़्यादा आउटपुट पे ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट, कम आउटपुट पे कम वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स फैक्टर से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड है। फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर अपन ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में देख चुके हैं। फिक्स कॉस्ट जो है भली जीरो प्रोडक्शन हो रहा हो तभी भी ये जीरो नहीं होता है। सर एक बार तो कॉस्ट इंकर्ड हो गया ना, मशीन खरीद के आ गए, अब मशीन चाहे हम यूज़ करें या नहीं करें उसका खर्चा तो लगेगा ही ना, हाँ, तो जीरो आउटपुट में भी ये जीरो नहीं रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट तो सर अभी देखें ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट में जीरो रहेगा। जब बिस्किट ही नहीं बनाओगे तो शुगर कहाँ से लगेगी, सही बात है ना। चौथा पॉइंट जो है वो पहले वेरिएबल कॉस्ट वाला पढ़ो, प्रोडक्शन शुड एटलीस्ट रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट। भाई प्रोडक्शन आप तभी करो जब आप एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो वसूल कर पा रहे हो। मान लेते हैं आप बिस्किट बना रहे हो 12 रुपए का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके, तो कम से कम 12 रुपए में तो वो बिस्किट को बेचो। अगर 12 रुपए भी नहीं वसूल पाओगे तो क्या मतलब प्रोडक्शन करने का, सही बात है सर। जब हम वेरिएबल कॉस्ट ही वसूल नहीं कर पाएंगे तो बेचने का क्या मतलब है। 12 रुपए के बिस्किट बनाऊं 8 रुपए में बेच दूं तो ये कहीं की समझदारी तो नहीं है। बट यही चीज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ नहीं एप्लीकेबल होती है। ये लाइन जो है वो पूरी गलत दी हुई है क्योंकि उल्टा सीधा जमा के दे दिए, पता नहीं क्या किया है। आप लाइन सुधार देना, ऐसा लिख देना कि प्रोडक्शन मेरे को कंटिन्यू रखना चाहिए चाहे मैं फिक्स कॉस्ट वसूल कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे अब तू बता, एक बात बता कि अगर आपने मशीन परचेस करके आई है और मशीन जो है वो 50 लाख की है, तो बताओ शुरू में आप प्रोडक्शन करोगे तो क्या 50 लाख वसूल लोगे। तो आंसर इज नो, नहीं वसूल कर पाओगे। तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए चाहे फिक्स कॉस्ट वसूल पाओ या नहीं वसूल कर पाओ, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉस्ट तो जरूर से वसूल कर पाना चाहिए। भाई धीरे धीरे हम उम्मीद में तो रहेंगे ना कि वेरिएबल कॉस्ट हम वसूल कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम फिक्स कॉस्ट भी 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में निकाल ही लेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाओ तो भी प्रोडक्शन करना चाहिए, और भली वेरिएबल फिक्स कॉस्ट निकाल पाओ या नहीं निकाल पाओ, प्रोडक्शन कंटिन्यू आप रख सकते हो। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ फाइनली क्या आता है, फाइनली आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा मैं बता देता हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और दूसरा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम इसका कर्व बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज यहीं पे वीडियो करते समाप्त। अच्छे से रिवाइज करके आना, तो ही अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझ में आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर देना। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट कर्व।
लास्ट लेक्चर तक अपन ने देख लिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट कर्व से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट क्या होता है? तो लास्ट लेक्चर के आखिरी में मैंने बताया था टोटल कॉस्ट यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता है कि ये क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी कि 0 आउटपुट हो या फिर 100 आउटपुट हो या 200 आउटपुट हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यदि इसको मैं ग्राफ में बनाना चाहूं और इस तरह मैं लिख दूं आउटपुट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर लिख दिया मैंने फिक्स्ड कॉस्ट 20, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहता है और ये किसके पैरेलल रहता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये जो टीएफसी का कर्व है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। ये एक्स एक्सिस है हमारा जहां पे अपन ने आउटपुट लिखा हुआ है, क्वांटिटी या आउटपुट जो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा कौन, टीएफसी। देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहता है, तो आओ 0 आउटपुट में 0, 1 आउटपुट में 8, 2 आउटपुट में 14, 3 आउटपुट में 18, 4 आउटपुट में 22, फिर 28, फिर 32, फिर 40, फिर 45। पहले कितना बढ़ा, 0 से 8 हुआ, 8 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा ये, फिर ये बढ़ा 6, फिर कितना बढ़ा 4, फिर कितना बढ़ा अगेन 4, फिर कितना बढ़ा, ये बढ़ा 6, अब ये कितना बढ़ा, अगेन ये बढ़ा 4, अब कितना बढ़ा 8 बढ़ा, और ये फिर अब कितना बढ़ा 5 बढ़ा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन ने देख लिया, पहले 8 से इंक्रीज हुआ, फिर 6, फिर 4, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 8, फिर 5। एंड देन आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, सर ये जो टीएफसी है इसको प्लस कर दो टीवीसी से। अच्छा, तो 20 प्लस 0 20 आ गया, 20 प्लस 8 28 आ गया, 20 प्लस 14 34 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इस मिस्टेक है उसको सुधार लेना। 20 प्लस 18 38, यहाँ पे बुक में मिस्टेक की हुई है उसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे। तो ये मैंने आपके लिए क्या बना दिया है, टोटल कॉस्ट भी बना दिया है। तो कुल मिला के ये आपको एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो अपन आगे बढ़े हैं। नाउ अगर मैंने जो ऊपर शेड्यूल दिखाया उसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो किस प्रकार से बनेगा, एक्स एक्सिस में मैंने लिख दिया है आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपन ने लिख दिया है। देन हमको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट बनाना है। सर ये तो ऊपर बना के दिखा देते, हाँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट की जगह ज्यादा बेटर है आप लिखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई एक्स एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। देन आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो ऊपर अपन ने लिखे हैं, कहाँ है सर, ये लिखा हुआ है 0 8 14 18 22 28 32 40 45, तो ये अपन ने लिख दिया क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार ये ड्रॉ हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख देना। एंड देन फाइनली क्या आता है हमारा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो किसका जोड़ रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का जोड़ रहेगा। तो दोनों के बीच में देखो आप क्या देखोगे, दोनों पैरेलल है। सर अब ये टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल क्यों है, तो बेटा इसका आंसर ये है कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में बीच का डिफरेंस क्या है, तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसा है, सर ये कांस्टेंट है ऑल थ्रू आउट। क्या ये कांस्टेंट है, हाँ, तो दोनों के बीच का गैप जो है टीएफसी वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहेगा तो दोनों लाइन कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। दैट्स व्हाई मैं ऐसा कह सकता हूं कि टीसी एंड टीवीसी पैरेलल है, क्योंकि दोनों के बीच का गैप जो टीएफसी है वो कांस्टेंट है। तो यहां तक हमको सारी बातें क्लियर हो गई है, और ये मैंने आपको पूरा सा चार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा चार्ट जो है मैंने आपको समझा दिया है। नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है अबाउट टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि टोटल कॉस्ट में मैं डिवाइड कर दूं क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो क्या मिल जाएगा, सर एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। भाई एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमने जो आउटपुट बनाया, हमने 10 आउटपुट बनाए, और उस आउटपुट को बनाने के पीछे हमने टोटल कॉस्ट खर्च किया 120 रुपए। तो आपको ये बताना है कि ऑन एन एवरेज एक आउटपुट को बनाने के पीछे हमें कितना पैसा लगा होगा। तो आप बोलोगे सर 120 टोटल खर्चा लगा है, 10 आपने बनाया है,
तो एक के पीछे 12 रुपए लगा होगा। इसी को ही तो बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यानी कि कितने कॉस्ट हमको लगभग पड़ा है एक आउटपुट को बनाने के पीछे, तो कॉस्ट पर यूनिट भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि टोटल कॉस्ट में अगर क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। सर ऐसे तो हम अगर टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर क्वांटिटी डिवाइड कर दे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर क्वांटिटी डिवाइड कर दे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। मैं ये जो आपको नोट्स लिखाते रह रहा हूँ बीच बीच में, तो ये आप लोग भी उतार दिया करो पॉज करके, तो ये आपको बड़ा काम आएगा। तो हमने ये समझ लिया कि हम अगर टोटल से क्वांटिटी को डिवाइड कर दे तो हमें एवरेज मिल जाता है, फिर भले वो टीसी से एसी निकालना हो, टीएफसी से एएफसी निकालना हो, टीवीसी से एवीसी निकालना हो। तो ये अपन ने सीख लिया। सर अब इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन डिटेल में समझेंगे। तो ये ऑलरेडी वही वाला डायग्राम है, आउटपुट है, टीएफसी है, टीवीसी है और टीसी है, ये सेम शेड्यूल है। हाँ, और इसके बाद से ये क्या हो गया है? सबका एवरेज निकाले हैं, सबका अपन ने क्या निकाला है? एवरेज निकाला है। अभी एमसी मत देखना, एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट रहता है, इसको अपन लास्ट में कवर करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट अभी मत देखो। तो सबसे पहले एएफसी, भाई एएफसी कैसे निकालोगे? टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट 20 डिवाइड बाय 0। अरे एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इसलिए सिर्फ डैश छोड़ दिया। फिर 20 डिवाइड बाय 1 तो 20, फिर 20 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10, फिर 20 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 6.66, 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5, 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 4, 20 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 3.33 एंड सो ऑन। सर हम तो ये समझ गए हैं कि एएफसी कैसे निकालते हैं, पर हम एएफसी निकाल रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? हम एएफसी के कर्व को समझने वाले हैं। तो आंसर इज यस, हम लोग एएफसी के कर्व को समझने वाले हैं। ना एक बात आप गौर करना कि हमने क्या किया है, हमने टीएफसी देखा, और टीएफसी की अगर आप बात करें तो टीएफसी हर लेवल में क्या है? कांस्टेंट है। यानी आउटपुट 0 हो तो भी 20, 1 हो तो भी 20, 2 हो तो भी 20, यहाँ 20 कर देना, बुक में नहीं दिया हुआ है, 3 हुआ तो भी 20, 4 हुआ तो भी 20, 5 हो तो भी 20, 6 हुआ तो भी 20 एंड सो ऑन। लेकिन एएफसी को देखो, एएफसी 20, 10, 6.6, 5, 4, 3.3, 2.85 एंड 2.5। सर एएफसी तो फॉल हो रहा है जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जाहिर सी बात है कि आप जो है एएफसी कैसे निकालते हो? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब क्वांटिटी आप नीचे से बढ़ाते जा रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वांटिटी बढ़ाओगे, डेट इज डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आप बढ़ाते रहोगे तो जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू तो कटते जाएगी ना। ये तो सिंपल मैथ्स है कि किसी भी चीज में आप न्यूमरेटर कांस्टेंट रखोगे और डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है उसका वैल्यू तो गिरते जाएगा। यस, गिरते ही जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि एएफसी जो है वो आउटपुट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो गिरते जाएगा? हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसका अगर हम कर्व बनाए तो देखो ये कर्व बना दिए हैं अपन। कहाँ है ये कर्व? ये लिखा हमने आउटपुट एक्स एक्सिस में और यहाँ वाई एक्सिस में लिख दिया कॉस्ट। तो 0 में तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। जब 1 था, जब 1 टोटल आउटपुट था तो ये कितना था? एएफसी 20 था क्या 20? हाँ, ये 20 है। फिर 10 ड्रॉ करो, फिर 6.6 ड्रॉ करो, फिर 5, 4, इन सबको ड्रॉ करोगे तो आपको कर्व कैसा मिलेगा? ये ऐसा गिरता हुआ कर्व मिलेगा। क्यों गिरता हुआ कर्व मिलेगा? गिरता हुआ कर्व इसलिए मिलेगा कि सर आउटपुट जैसे बढ़ाते जाओगे एएफसी तो फॉल होते जा रहा है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टीएफसी। टीएफसी कांस्टेंट है, आउटपुट बढ़ाते जाएंगे तो एएफसी जो है वो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये एएफसी का कर्व कैसा है? गिरता हुआ बना है। तो ये अपन को समझ में आ गया। ये लिखा हुआ है एएफसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ये गिर रहा है, लेफ्ट टू राइट ये क्या हो रहा है? गिर रहा है। सर ये समझ गया। आगे कुछ अलग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आगे? एंड इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे इसका क्या मतलब होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का? एएफसी कर्व हम समझ गए कि गिर रहा है लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है, लेफ्ट से लेके ऐसा गिरते हुए नीचे आ गया तो ये राइट हो गया। चलो ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है तो समझना है एक बात। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कर्व, एक ऐसा शेप जहां पे हर पॉइंट में एरिया जो है वो कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। सर क्या मतलब? एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहां पे हमें एरिया निकालने किसी भी पॉइंट में तो कैसे निकालेंगे?
लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, वो भी ठीक है। तो हमारे लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, आउटपुट और कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हर लेवल पे आउटपुट इंटू कॉस्ट करेंगे, आउटपुट इंटू पर यूनिट कॉस्ट, यानी जो AFC लग रहा है वो। आओ करके देखते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में अगर मैं करूंगा, फर्स्ट वाले पॉइंट में यदि मैं करता हूं तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट इंटू कॉस्ट करना है। आउटपुट क्या है 20 और कॉस्ट क्या है 20 और आउटपुट क्या है 1, तो 20 इंटू 1 इक्वल टू 20, ठीक है। आओ इस वाले में ट्राई करें, 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, चलो ठीक है। इस वाले में ट्राई करते हैं, 2.85 इंटू 7, तो 2.85 इंटू 7 इक्वल टू 20। सर ये तो बार बार वही आ रहा है। अरे तो बेटा कर क्या रहे हो, AFC इंटू क्वांटिटी कर रहे हो। AFC इंटू क्वांटिटी करोगे तो TFC ही तो आएगा, यही तो आएगा ना। कैसे कैसे देखो ये समझो, जब हमने निकाला था AFC तो क्या किया था, TFC डिवाइड बाय Q किया था। अब मैं Q को इधर भेज देता हूं तो क्या आएगा, AFC इंटू क्वांटिटी इक्वल टू TFC। सही बात है। और TFC तो कांस्टेंट है ना बेटा, चाहे 0 आउटपुट हो या फिर 100 आउटपुट हो, तो AFC इंटू क्वांटिटी करोगे तो हर बार क्या आएगा, TFC ही आएगा। और TFC क्या है, कांस्टेंट है। दैट्स वाई अब किसी भी पॉइंट में एरिया निकालता हूं मैं, किसी भी पॉइंट में एरिया निकालता हूं मैं, किसी भी पॉइंट में एरिया निकालता हूं मैं, उन सबकी वैल्यू क्या आएगी, 20 ही आएगी। तो एरिया हर बार क्या रहेगा, 20 रहेगा। और एक ऐसा शेप जिसका एरिया कांस्टेंट है, उसी शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये आप लोग लिख देना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी एक ऐसा शेप जहां पे हर पॉइंट का एरिया क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। यहां पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और हमारे डायग्राम के हिसाब से ये आउटपुट इंटू कॉस्ट होगा। और आउटपुट इंटू कॉस्ट करोगे बेटा तो हर बार हमें क्या मिलेगा, TFC मिलेगा। और ये कॉस्ट कौन सा है, ये AFC वाला कॉस्ट है। तो आउटपुट इंटू FC करोगे तो हर बार आपको क्या मिलेगा, TFC ही मिलेगा। और TFC क्या है, कांस्टेंट है ऑल थ्रू आउट। तो आई होप आप AFC करो पूरी अच्छे से समझ चुके हैं। छोटी छोटी बातें यही है जो एग्जाम में पूछता है, MCQ में यही पूछेगा कि AFC को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप बता देना TFC डिवाइडेड बाय Q। AFC का कर्व कैसा रहेगा, तो आप बता देना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगी AFC भी गिरता जाएगा। और लिखा रहता है क्या AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है या नहीं होता है, तो आपको लिखना है यस होता है, क्योंकि AFC इंटू क्वांटिटी कहीं पे भी करोगे तो आपको हमेशा TFC मिलेगा। और TFC क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई। सो अब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगेन वेरी सिंपल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से अगर आप क्वांटिटी डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। इट इज द एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन द TVC डिवाइडेड विद नंबर ऑफ यूनिट AVC कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये है ABC इक्वल टू TVC डिवाइड बाई Q। ना अगर ABC का हम कर्व बनाते हैं, सर ऊपर अपन ऑलरेडी शेड्यूल तो देख चुके हैं ना, हाँ ये रहा शेड्यूल, ABC 8, 7, 6, 5.5, अभी तो कम हो रहा था, अब 5.6, 5.3, 5.7, 5.63। तो पहले कम हो रहा था, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हल्का सा हुआ, हल्का सा थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप का हुआ, और उसके बाद क्या हो गया, बढ़ने लग गया है। सो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ABC जो है वो पहले गिरता है, फिर हल्का सा कांस्टेंट टाइप का होता है, मतलब कांस्टेंट तो एग्जैक्ट नहीं होता है, हल्का सा, मतलब 5.6, 5.5, 5.7 ऐसे ऊपर देखे हमने ने फिगर में लिखा हुआ था, यानी आसपास था। एंड देन फिर क्या हुआ, ये इंक्रीज होने लग गया। तो सर ABC तो इस हिसाब से बन गया है U शेप का, तो आंसर इज यस, ABC जो रहता है वो U शेप का रहता है ना। इसका कारण क्या है, ABC U शेप का आखिर क्यों है, तो याद है हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सर ये तो हमने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, यस प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में काम आने वाला है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है, सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता है कि वेरिएबल फैक्टर यदि अपन चेंज करते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, फिक्स फैक्टर को हम कांस्टेंट ही रखते हैं, तो पहले टोटल आउटपुट दैट इज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट से यानी कि हर बार पिछली बार से ज्यादा इंक्रीज होता है। फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि हर बार पिछली बार से कम इंक्रीज होगा, और उसके बाद टोटल प्रोडक्ट गिरने लग जाता है। नाउ इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि
इनपुट जो है वो कम इस्तेमाल हो रहे हैं और आउटपुट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही होगी? हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ। दैट्स वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या होता है? रिड्यूस होता है। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, यानी ज्यादा इनपुट लगेंगे एंड अगेन टोटल प्रोडक्ट अब गिरने लग गया, यानी इनपुट इंक्रीज होते जा रहा है और आउटपुट एक तो धीरे स्पीड से बढ़ रहा है और ऊपर से आउटपुट उल्टा गिरते भी जा रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इनपुट अगर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट लग रही होगी। हाँ, कह सकते हैं। इसलिए बाद में क्या होता है? बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग जाता है। तो पहले गिरता है फिर बढ़ता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सो अब इसको आप उतार लेंगे सबके सबको और अपन चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आसपास जो है वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए आज हल्ला थोड़ा ज़्यादा सुनने को मिल सकता है। बैकग्राउंड नॉइस वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देन ऑल्सो क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वॉइस थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। चलिए, तो एवरेज कॉस्ट अब पढ़ते हैं अपन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज कॉस्ट? एसी तो बड़ा सिंपल है सर, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीसी क्या होता है? टोटल कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? टीएफसी प्लस टीवीसी। यस, लिख सकता हूँ मैं ऐसा भी। अच्छा, एवरेज कॉस्ट को सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यस, इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूं। भाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दोगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट, और एवरेज टोटल कॉस्ट को ही अपन प्यार से बुलाते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ है एवरेज टोटल कॉस्ट, जैसे मैंने बोला था एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, इज पर यूनिट ऑफ द आउटपुट व्हेन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड विद नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट AC कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे आप ऐसा कॉमा लगा देना। तो AC इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q और AFC प्लस AVC। नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट कर कौन से शेप का रहता है? सर ये भी यू शेप का ही नजर आ रहा है। अगेन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो उस समय कॉस्ट कम होती रहती है, एंड फिर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, एंड फाइनली टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिरने लग जाता है, यानी कि इनपुट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। दैट्स वाई एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण से एवरेज कॉस्ट भी यू शेप का रहता है। लिख देना यू शेप का क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो हमने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। और मैंने आपको बोला ही था कि प्रोडक्शन चैप्टर में जो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं और रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हैं, दोनों का दोनों इसी चैप्टर में, डेट इज कॉस्ट में काम आएगा। चलिए आ गए अपन नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट में। नाउ व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? सो मार्जिनल कॉस्ट में आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं टोटल कॉस्ट 10 प्रोडक्ट को बनाने में लगा 100 रुपए और टोटल कॉस्ट 11 प्रोडक्ट को बनाने में लगा 120 रुपए, और मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा 11वें प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा? तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 120 माइनस 100 इक्वल टू 20, यानी 11वें प्रोडक्ट को बनाने में एग्जैक्टली हमें 20 रुपए लगा है। कैसे निकाला मैंने? 11वें प्रोडक्ट यानी कि MC 11 इक्वल टू TC 11 माइनस TC 10। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है एक एडिशनल आउटपुट को बनाने के पीछे एडिशनल कॉस्ट मेरे को कितना लग रहा है। क्या बोला मैंने? एडिशनल आउटपुट को बनाने पीछे एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है। ये जो 11वां प्रोडक्ट मैंने बनाया है, इसको बनाने के पीछे मेरे को एडिशनल कॉस्ट कितना लगा है? 20 रुपए लगा है। यही क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं TC 12 है 150 और TC 13 है 180 रुपए, और मैं आपको बोलता हूं कि 13वें प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था। टोटल कॉस्ट 13 प्रोडक्ट का बनाने में कितना लगा? 180, और 12 प्रोडक्ट को बनाने में कितना लगा था? 150, यानी 13वें प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 30 रुपए लगा। तो मैं अगर बोलूँ 13वें प्रोडक्ट का मार्जिनल कॉस्ट बताओ, तो आप बोलोगे 30 रुपए। मार्जिनल कॉस्ट अगेन मैं बता रहा हूँ क्या होता है, एक एडिशनल आउटपुट को बनाने के पीछे जो एडिशनल कॉस्ट आपको लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो जैसे ये वाला एग्जांपल दिया MC 11 इक्वल टू TC 11 माइनस TC 10, अगर मैं इसकी जगह 11 की जगह में n लिख देता हूं तो यहाँ क्या होगा? TC 11 की जगह n माइनस
टीसी अभी 11 नहीं है 10 है, तो n-1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। तो ये देखो MC का एक फॉर्मूला ये भी है, TCn-1। ठीक है सर, ये जो फॉर्मूला लिखा है एक और, ये क्या फॉर्मूला है, आओ इसको भी अपन समझ लेते हैं। ये लिख दिया मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल। TC 12 120 रुपए, यानी 12 प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट 120 लगा। TC 16 यानी 16 प्रोडक्ट को टोटल बनाने में कितना लग गया, 200 रुपए लग गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ MC 13 निकालो बेटा, तो आप क्या करोगे, TC 13 माइनस TC 12। TC 13 क्या है सर, दिया तो नहीं है। TC 12 तो दिया हुआ है, लेकिन TC 13 नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ है। कैसा करें, यहाँ तो यूनिट गैप देखो 12 और 16। अभी तक जो एग्जाम्पल देख रहे थे वो कितने अच्छे एग्जाम्पल थे, क्योंकि यहाँ TC 12 फिर 13 यूनिट गैप 1 का, यहाँ 10 और ये 11 यूनिट गैप अगेन 1 का। लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया सर, यूनिट गैप 4 का दे दिया है, सीधा TC 12 के बाद TC 16 दे दिया है। यूनिट गैप क्या हो गया है, यूनिट गैप मोर देन 1 है, मोर देन 1। अब 4 है तो मोर देन 1 हुआ ना। अभी तक तो इक्वल टू 1 था, तो हमारे इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे से काम चल जाता था। अब कैसे काम चलाएंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसे टाइम पे आपको MC निकालना है तो आपको क्या करना है, चेंज इन TC डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन TC कितना है, 200 माइनस 120। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 16 माइनस 12। तो ये क्या आएगा, 80 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 20 रुपये। तो आ गया हमारा MC क्या, 20 रुपये आ गया। तो देखो बिना दिमाग दौड़ाए MC 13 भी 20 रुपये होगा, MC 14 भी 20 रुपये होगा, MC 15 भी 20 रुपये होगा, और MC 16 भी 20 रुपये ही होगा, क्योंकि हमने 12 के बाद 16 तक का MC निकाला है। तो 20 20 20 20। आओ इसको अगर चेक करना चाहूँ तो ऐसे कर सकते हो, TC 12 कितना है बताइए, तो आप बोलोगे 120। फिर क्या करूँगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, यानी MC 13 14 15 16 जोड़ दिया है। ये इक्वल करूँगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो क्या ये TC 16 के बराबर है, यस बराबर है। तो ये क्रॉस चेक हो गया आपका, यस हो गया ये क्रॉस चेक। तो जो मैं लिखा हूँ ये सब तो आपको उतारना ही है। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट तो आप समझ गया सर, मार्जिनल कॉस्ट का शेप क्या रहता है, तो ये क्या रहता है बेटा, यू शेप का रहता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरेगा और फिर इंक्रीज होगा। कोई नया दिमाग नहीं दौड़ाना है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो इस प्रकार से हमने MC भी पूरी तरह से पढ़ लिया है ना। आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। MC कर्व तक आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगले टॉपिक हमारा क्या है, MC एंड AC कर्व। तो हम लोग MC और AC की तुलना करेंगे और फिर MC और AC के बीच का रिलेशनशिप को भी जानेंगे। तो यदि आपने MC AC ठीक से रिवाइज नहीं किया तो आपको अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। कोई भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना।